हेलो दोस्तों। प्रश्नावली 3 एक चर द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, जो एक आयताकार का ही स्वरूप है। हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, है ना, कि आदि का आयताकार का लंबाई चौड़ाई ज्ञात किए थे। वैसी सेम यहाँ पर भी अपने को आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके उसका जो लागत है उसको निकालना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाता है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ऐसा ये हमको प्रश्न मिला है। तो आइए देखते हैं, है ना। एक आयताकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। पार्क के चारों ओर तार की जाली का घेरा लगवाया जाता है। यदि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, तब पार्क के चारों ओर तार की जाली की लगाना, मतलब इसमें अपने को लंबाई दिया है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया है। देखिए ध्यान से, पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो लंबाई मिला है लेकिन चौड़ाई मिला है क्या? नहीं, तो हमको माना लेना पड़ेगा। तो ये देखते हैं, माना माना आयताकार पार्क की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा तभी तो अपना लागत निकाल सकते हैं हम लोग। कितना जाली लगा है उस घेरे में, तो चौड़ाई ही नहीं पता है तो कैसे निकाल पाएंगे। तो माना आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। x मीटर है, ठीक है। अपने को चौड़ाई नहीं दिया है लेकिन लंबाई दिया है, देखना, है ना। चौड़ाई हमको पता नहीं है, तो माना आयताकार पार्क की चौड़ाई 100 मीटर है, हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। अब इसी में दिया है, अब यहाँ समझने का प्रयास करना। पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, मतलब किससे अधिक है? चौड़ाई से 15 मीटर अधिक। तो क्या हो जाएगा? लंबाई बराबर 1/15 मीटर हो जाएगा। देखिए, पार्क की चौड़ाई क्या है? 100 मीटर है, ठीक है। पार्क की चौड़ाई 100 मीटर और लंबाई दिया है उससे 15 मीटर अधिक, तो चौड़ाई 1 समाने है तो 1/15 मीटर अधिक नहीं हो जाएगा, तो 1/15 मीटर लंबाई, ठीक है। ये इस प्रकार। तो आइए देखते हैं, सवाल को हल करते हैं। अपने को आयताकार पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है ना। तो आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है जी? 100 वर्ग मीटर। तो आयत का पार्क का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है? 100, है ना। आयत का पार्क का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 100। लंबाई का मान कितना है जी? यहाँ से देखिए 1/15 गुना चौड़ाई का मान कितना है जी? यहाँ देखिए 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। समझ आ रहा है ना? आप लोग भी देखना, है ना, ध्यान से समझने का प्रयास करना। ये अपने को लंबाई, ये सूत्र है, ठीक है। आयत का पार्क का क्षेत्रफल बराबर 100 अपने को बुक में दिया है ना, प्रश्न में दिया है। तो आयत का पार्क का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, सूत्र होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा? 100 वर्ग मीटर। तो लंबाई का मान 1/15 गुना है तो गुना, चौड़ाई का मान 1 बराबर 100। चौड़ाई का मान देखिए, आयत का पार्क का चौड़ाई 100 मीटर है, हमको ज्ञात करना है। चौड़ाई इसमें दिया ही नहीं है। लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगा तभी हम अपना लागत निकाल सकते हैं। तो लंबाई 1/15 मीटर अधिक दिया था चौड़ाई से, तो 1/15 मीटर हो जाएगा। 100 क्या है? चौड़ाई, 15 क्या है? अधिक। लंबाई दिया है, देखिए पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक, मतलब चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है लंबाई, ठीक है। इस प्रकार चौड़ाई 100 मीटर, ये सूत्र लगाए अपना, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई का मान 1/15, चौड़ाई का मान 1। आगे हल करते हैं। x के स्थानांतर में गुना कर दीजिए, x स्क्वायर धन 15x। अब 100 को इधर पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर धन 15x ऋण 100 बराबर 0 हो जाएगा ना। एक्स गुना किए एक्स स्क्वायर, धन है तो धन, एक्स के 15 के साथ गुना किए तो 15x। अब जो 100 है इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? ऋण 100 बराबर 0 पक्षांतर करने पर, ठीक है। जो ये 100 है उसको मैं पक्षांतर किया हूँ तो धन 100 है, वो पक्षांतर हो क्या हो जाएगा? ऋण 100 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर धन 15x ऋण 100 बराबर 0। इस प्रकार तो आप लोग 100 का लघुत्तम निकाल दीजिए। 100 का क्या निकाल देते हैं? लघुत्तम। तो आइए देखते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम बोलता हूँ अपने को, ये आइए तो लघुत्तम निकालते हैं ना। ये जो है अपना 100
तो 100 का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे लघुत्तम, तो 2 का 100 से भाग दिए कितना आएगा 50 सम संख्या, इसलिए फिर अब 50 सम संख्या, फिर 2 से भाग दीजिए कितना आएगा 25। 25 अब तो विषम संख्या है, लेकिन ये 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा क्या, नहीं। 5 से जाने वाला है, तो 5 पंचे 25, 5 बचा, 5 से फिर भाग दीजिए 1। जब तक लघुत्तम में 1 नहीं आ जाता है तब तक उसका क्या करते हैं, हम हल करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं भाग विधि से। ठीक है, देखो सम संख्या 2 से भाग दिए 50 आया, फिर 2 से भाग दिए सम संख्या 25 आया। 25 की सम संख्या है क्या, नहीं। तो हम 5 से देंगे तो 5 एकम 5 पंचे 25 आया। ठीक है, ये देखिए इधर ऐसे ऐसे 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5, इस प्रकार अपना मान प्राप्त हुआ है 2 2 5 5। तो क्या अपने को 15 1 से लाना है मध्य पद। ठीक है, गुणनखंड मध्य पद करना है, ये अपने को मध्य पद 15 1 से लाना है। तो इसमें से कुछ आ सकता है क्या, दिमाग लगाइए। तो देखिए यहाँ आ सकता है, देखना, 2 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, इतना का गुना कर दीजिए। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, तो ये 20 आ गया। ठीक है, और 5 बचा है, तो 5 1 से 20 में 5 को घटा दीजिए, क्या आएगा धन। 15 1 से बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन। इस प्रकार हमें मध्य पद गुणनखंड से प्राप्त हो गया। तो 20 1 ऋण 5 1 ऋण 100 बराबर 0। ठीक है, समझ आया ना। 20 में 5 1 से को घटाइए, क्या आएगा 15 1 आएगा, बड़ी संख्या के सामने में धन है तो धन। और 20 पंचे क्या होता है 100, देखिए 20 पंचे 100, यहाँ से 100 से हम लघुत्तम निकाले तो 50 आया, है ना। यहाँ पर समझ आया ना, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 एक्स, और 20 एक्स में 5 एक्स घटाए तो अपना को देखिए ये 20 हुआ, और ये 5 बचा था तो 20 में 5 घटाए 15 एक्स आ गया, अपना मध्य पद टूट गया। ठीक है, इस प्रकार इस सवाल को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 20 एक्स में 5 एक्स घटाएंगे, 15 एक्स अपना मध्य पद का गुणनखंड हो गया। क्या बोलेंगे इसको, गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड हो गया। अब गुणनखंड करके बाद अपन कॉमन निकालेंगे, अंदर में क्या बचेगा जी, 1 से धन 20 बचेगा ना। 1 से को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर में 1 से धन 20 बचेगा, वैसे इधर इन 5 को कॉमन ले लो, अंदर में 1 से धन 20 बचेगा बराबर 0 बचेगा ना। ये रफ कार्य है। ठीक है, तो 1 से धन 20 बचेगा, 1 से कॉमन लिए 1 से धन 20 बचा, ऋण 5 कॉमन लिए 1 से धन 20। अब हल करते हैं, 1 और 1 से गुना करिए, 1 से स्क्वायर धन है तो धन, 1 और 20 को गुना किए 20, ऋण 5 1 से गुना किए तो ऋण 5 1, ऋण और धन क्या होगा ऋण, और 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 बराबर 0। आगे अपने हल किए तो इस प्रकार अपने को 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ है, 1 से धन 20 और 1 से ऋण 5 बराबर 0। 2 गुणनखंड प्राप्त हुआ, देखिए 1 से धन 20, 1 से धन 20 मतलब 1 से धन 20, और इधर 1 से यहाँ ऋण 5 तो 1 से ऋण 5, तो ऐसे 2 गुणनखंड अपने को प्राप्त हो गया। आइए फिर इसको हल करते हैं। 1 से धन 20 बराबर 0, 1 से ऋण 5 बराबर 0, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा जी 5 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे तो ऋण 5 है, तो पक्षांतर कीजिए, क्या आएगा 1 से ऋण 5 के पक्षांतर करेंगे तो है ना, 1 से ऋण 5 है अपना, ये 1 से ऋण 5 गुणा बराबर 0, तो ऋण 5 गुण पक्षांतर किए तो 1 से बराबर 5 हो गया, धन 5। ठीक है, तो ये अपना एक ठो आंसर हो गया। ठीक है, और 1 से धन 20 बराबर 0, तो 20 को पक्षांतर करिए तो 1 से ऋण 20 हो जाएगा, जो क्या है असंभव है। ऋण में हमेशा आंसर गुणनखंड में नहीं आना चाहिए, असंभव है, इसका हल नहीं हो सकता। केवल 1 से बराबर 5 का ही हल हो सकता है ना। और 1 से धन 20 बराबर 0, तो धन 20 को पक्षांतर किए ऋण 20 आया, मतलब ये असंभव है, इसका हल नहीं हो सकता, है ना। और 1 से बराबर क्या है असंभव है ना। ऋण में क्या है आंसर असंभव रहता है ऋणात्मक संख्या में, है ना। लेकिन यहाँ पर 1 से बराबर 5 आया है धन में, यही अपना चौड़ाई का मान है। ठीक है, यही हमारा क्या है चौड़ाई का आंसर है। चौड़ाई बराबर 1 से बराबर 5, तो लंबाई क्या हो जाएगा जी, याद करिए हम लोग क्या लिए थे, लंबाई 1 से धन 5 लिए थे, 1 से धन 15 सॉरी लिए थे ना, 1 से धन 15, तो 1 से का मान कितना है 5 धन 15, तो क्या हो जाएगा 20। तो अपना लंबाई का मान हो गया 20 और चौड़ाई का मान हो गया 5। समझ आया ना। देखिए 20 क्या है अपना संभव है ऋण 20, तो वो गलत है, लेकिन 1 से बराबर 5 जो आया है ये अपना क्या है चौड़ाई का मान है। किसका मान है चौड़ाई का, चौड़ाई बराबर 1 से बराबर 5। ठीक है, चौड़ाई बराबर 1 से बराबर 5 ये अपने को मान है, लेकिन चौड़ाई तो अपना माना लिए थे, तो अतः करके चौड़ाई बराबर 1 से बराबर 5 निकल गया, लेकिन लंबाई भी निकालना है।
लंबाई पता है क्या? फिक्स नहीं पता है, लंबाई 1 से धन 15 पता है, तो x की जगह में 5 रख लेंगे, तो लंबाई बराबर 1 से धन 15। देखिए हम लोग शुरू में देखे होंगे, देखना है ना, लंबाई बराबर चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक मतलब जोड़ना, तो 1 से धन 15, तो x का मान 5 लिए हैं, धन 15 है, तो 15 15 में 5 जोड़िए, क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा? लंबाई का मान हो जाएगा। ठीक है, अब लंबाई चौड़ाई तो मान निकल गया, अब निकालना है अपने को लागत। क्या निकालेंगे जी? लागत। तो अभी क्षेत्रफल निकाले हम लोग, क्षेत्रफल की सहायता से लंबाई और चौड़ाई का मान निकाले। क्या निकाले? क्षेत्रफल की सहायता से लंबाई और चौड़ाई का मान निकाले आयत का। लेकिन अब निकालना है अपने को आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप निकलेगा तभी हमारा क्या हो जाएगा? लागत में उसके साथ गुणा करेंगे तो अपने जाली का लागत मूल्य निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं, है ना। अतः प्रश्न में बोला होगा, देखना, पार्क के चारों ओर की लंबाई है ना। अब पार्क की चारों ओर की लंबाई क्या करना है अपने को? ज्ञात करना है, तभी तो जाली घेरा लगा सकते हैं ना। तो पार्क के चारों ओर की लंबाई क्या हो जाएगा? पार्क का परिमाप हो जाएगा। पार्क का परिमाप, परिमाप से ही हम लंबाई निकाल सकते हैं। तो पार्क का लंबाई क्या होता है जी? आइए देखते हैं, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र होता है परिमाप का आयत का। तो 2 गुणा लंबाई का मान कितना है जी? लंबाई का मान 20 धन चौड़ाई का मान 5, तो यहाँ पर 2 गुणा 25 हो जाएगा, 20 5 25, तो 25 दूनी क्या हो जाएगा? 50। तो अपना पार्क की लंबाई का, जो पार्क का परिमाप है, लंबाई धन चौड़ाई, यह हमें प्राप्त हो गया। ये यहाँ से देखिए, अतः पार्क के चारों ओर की लंबाई पार्क का परिमाप। तो पार्क का क्षेत्रफल निकाले लेकिन परिमाप नहीं निकाले अपन, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई निकाल लिए हैं, लेकिन उसका परिमाप नहीं निकाले थे। आयत, आयत कैसा रहता है? इस टाइप से अपने को आयत रहता है, देखना। ठीक है, ये आयत है अपना, ठीक है, जिसमें चौड़ाई का मान बराबर रहता है और लंबाई का मान बराबर रहता है। ठीक है, और वर्ग किससे कहते हैं? जो चारों भुजाएं बराबर रहती है, लेकिन आयत यह होती है। तो इसी आयत का लंबाई चौड़ाई तो अपन मान निकाल लिए हैं, लेकिन इसके 2 ठो लंबाई है, तो दोनों निकाल पाए हैं क्या? दोनों साइड लंबाई है, दोनों साइड चौड़ाई है, निकाल पाए हैं। तो उसके लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा? सिर्फ अपने को एक ही बस प्राप्त हुआ है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई का मान में देखिए, चौड़ाई का मान 1 और लंबाई का मान 1 ही प्राप्त हो, लेकिन अपने को दोनों साइड का निकालना है। पूरा पार्क का परिमाप बना है, तो पार्क का जो पूरा परिमाप है, पूरा ये पूरा परिमाप, उसका निकालेंगे। तो पार्क का परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, मैं पिछले वीडियो में भी बताया हूँ कि परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का सूत्र लंबाई धन चौड़ाई गुणा 2। तो यहाँ से हम हल करेंगे, लंबाई का मान 20, चौड़ाई का मान 5, तो 20 5 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50। तो हमें ये परिमाप निकल गया। अब हमारे को मूल, अपना जो मूल है, ठीक है, उसको निकालना है। जो लागत है, जो तार की जाली लगा है चारों ओर, उसके जाली लगाने की लागत को ज्ञात करना है। तो 50 गुना 5, क्योंकि अपने को जो रुपए है ना, तार की जाली लगाने की कीमत है 5 रुपए, तो 50 गुना 5 कर देंगे। आइए देखते हैं, तो आइए देखते हैं ना। इसलिए पार्क के चारों ओर तार की लगाने की लागत, ठीक है, पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत क्या हो जाएगी जी? 50 गुना 5। क्यों 50? 50 अपना जो पूरा परिमाप है वो निकाले ना, 50 निकाले, यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है, पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की लागत 50 निकाले, यहाँ से देखिए परिमाप। अब कितना रुपया पड़ता है ना। जो यदि एक वर्गाकार मीटर का तार की जाली की कीमत 5 रुपये है, जो 5 रुपया था कीमत एक वर्ग मीटर का। ठीक है, आप लोग प्रश्न में भी देखना, प्रश्न ध्यान से प्रश्न देखना, तभी हमारा क्या है, सवाल का हल होता है। तो प्रश्न देखना, जब पार्क के चारों ओर तार की जाली लगाने की जो लागत होती है ना, वो 5 रुपया पड़ती है, तो 50 गुना क्या करेंगे? 5 करेंगे, तो अपने को क्या हो जाएगा? मान प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 0 है ना, 5 शून्य 0, 5 पंचे 25, तो यह हमारा जो है 250 रुपये जाली लगाने की क्या है, चारों ओर लगाने की
लागत है। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इस प्रकार जो अपना है हल, इस प्रकार जो 8वां का जो तब पार्क के चारों ओर की तार की जाली लगाने की जो लागत है, चारों ओर जैसे हम लगाएंगे तार की जाली की लागत तो 250 रुपया पड़ेगी। ठीक है, और एक ही साइड लगाते हैं वर्गाकार में तो 5 रुपया पड़ता है, तो चारों ओर लगाएंगे तो 50 गुना 5 मतलब 250 रुपया अपने जो है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल और परिमाप की सहायता से अपना जाली लगाने की लागत प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो 8वां सवाल है समाप्त होता हुआ, यदि नहीं समझ आया होगा तो आप लोग वीडियो को अंत तक एक बार और देख लीजिए, है ना, एक बार नहीं तो 2 बार देख लीजिए, लेकिन आप लोग को समझ आना चाहिए, क्योंकि यह जब तक समझ नहीं आएगा तो हम लोग समझ एग्जाम में बना नहीं पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 9, आप लोग प्रश्न भी देखना बुक में, प्रश्न 3 का। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। ठीक है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पूर्व न दोनों का आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने को दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9 बोला है और कुछ कुछ अपने को योग गुणनफल दिया है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 हल। तो माना लेना पड़ेगा, जो ज्ञात करना है उसको हमें। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, इसलिए माना उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, पहले तो क्या है जी, x वर्ष है। ठीक है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, और उसके पुत्र की, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए बोला है। तो मानो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 वर्ष है और उसके पुत्र y वर्ष। ठीक है, मानो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, और दोनों की वर्तमान आयु अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। तो क्या बोल रहा है सवाल, x धन y बराबर 45 वर्ष। ठीक है, समझ आया ना, दोनों प्रश्न अनुसार, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न के अनुसार बढ़ रहे हैं। तो 100 धन y बराबर 45 वर्ष, मतलब क्या बोला है सवाल, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45, दोनों की वर्तमान आयु क्या है, अभी तो हमें सिद्ध नहीं हुआ है, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 100 धन y बराबर 45 वर्ष। अब ये माना लिए थे ना, माना उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, और दोनों का योग बोला है, हमको अभी सिद्ध नहीं हुआ है x और y का मान, इसलिए दोनों का योग क्या है, 45 है। तो x को पक्षांतर करिए, y बराबर, तो 45 ऋण x क्या हो जाएगा जी, समीकरण 1। x धन y बराबर 45 है, तो y का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर 45 ऋण x है, x धन में है, पक्षांतर किए तो 45 ऋण x हो गया, समीकरण 1 बना दिए। ठीक है, अब इसी प्रश्न में आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, अब उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष, ये तो हो गया 45 वर्ष, दोनों को जोड़े, फिर x को पक्षांतर किया y बराबर, तो समीकरण 1 बन गया। अब इसी में अब बोला है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, ध्यान से समझना, 5 वर्ष पूर्व आयु, तो क्या हो जाएगा जी, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की वर्तमान आयु, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी जी, पहले क्या था, 100 था, तो 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाए, 1 का ऋण 5, कुछ नहीं, 1 से ऋण 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पूर्व मतलब घटाना और पश्चात मतलब जोड़ना, मतलब पूर्व मतलब कि वह बीता हुआ, ठीक है, और पश्चात मतलब अभी आने वाला है, वर्तमान जुड़ने वाला है, पश्चात मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले। ठीक है, तो पश्चात बोलता है तो उसको जोड़ना। ठीक है, क्योंकि पश्चात मतलब वो आने वाला है इसलिए जुड़ता है, और पूर्व पहले से हो गया तो माइनस, तो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 1 से ऋण 5 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले क्या थी, 1 से थी, मान लिए थे, तो 5 वर्ष पूरा हो गया तो 1 से ऋण 5 हो गया। तो दोनों का बोला है,
5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु, ठीक है, दोनों की आयु, तो इसका क्या हो जाएगी, है ना, तो 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की वर्तमान आयु, है ना, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी जी, y बराबर 45 ऋण x, लेकिन अपने को यहाँ पास और क्या है ना, y बराबर 45 ऋण x, लेकिन यहाँ पास अपने को ऋण 5 और है, क्योंकि 5 वर्ष पूर्व, तो इसमें दोनों में 5 हो जाएगा ना, ये y बराबर 45 ऋण x है अपना, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपने को y बराबर 45 ऋण x तो है अपना समीकरण 1, लेकिन ऋण 5 कहाँ, पूर्व, दोनों की आयु, इसकी पूर्व की उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 1 से ऋण 5 होगी, तो इसकी बेटी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 45 ऋण 1 से ऋण 5, ठीक है, तो y बराबर इसको हल करिए, 45 से 5 घटा दीजिए, 40 ऋण 1, ये, तो ये अपने को 5 वर्ष पूर्व में दोनों की आयु क्या निकल गई 5 वर्ष पूर्व, दोनों 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 1 से ऋण 5, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, y बराबर 45 ऋण 1 से ऋण 5, ये, ठीक है, y बराबर 45 ऋण 1 से है ना, तो यहीं से क्या हो जाएगा, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 45 ऋण 1 से ऋण 5, 5 वर्ष पूर्व में, पूर्व मतलब घटाना, मैं बताया ना, तो y बराबर 45 ऋण 1 से ऋण 5, ठीक है, ये समीकरण 1 से, तो 45 में 5 घटाएंगे 40 आएगा, ऋण 1 से, तो ये अपना 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकल गया, ठीक है। अब आइए इसी को क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, ये वर्ष है, ठीक है, तो अब उसके बाद बोला है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल मतलब गुणा करना, ठीक है, गुणनफल मतलब गुणा करना, तो आइए देखते हैं, 1 से ऋण 5, 40 ऋण 1 बराबर, समझ आया कि नहीं, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व ये है और ये है, तो दोनों की गुणनफल, तो दोनों का क्या हो गया, यहाँ पास गुणा हो गया। आगे बढ़ते हैं, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, तो बराबर उस व्यक्ति की क्या थी जी, 1 से ऋण 5 थी उस व्यक्ति की उम्र, है ना, लेकिन 4 गुना था, तो 4 से गुना कर दे, तो यहाँ पर समझ आया ना क्या हुआ, ये कैसे हुआ, देखिए अब ये योग हो गया, वहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखना, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, तो हम लोग 5 वर्ष के पूर्व का दोनों की आयु निकाले थे कि नहीं, देखिए ये उस व्यक्ति की 5 वर्ष पूर्व 1 से ऋण 5 था, और उसके बाद उसके पुत्र की y बराबर 45 ऋण 1 से था, ऋण 5 किए, तो 45 से 5 घटाए तो 40 ऋण 1 से वर्ष हुआ, तो दोनों का गुणनफल मतलब यहाँ पर देखिए 1 से ऋण 5 और 40 ऋण 1 से, दोनों का गुणनफल मतलब गुना किया, बराबर है तो बराबर, ठीक है। आगे, उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था, मतलब उस व्यक्ति की उम्र क्या थी जी, 1 से ऋण 5 थी, और उससे क्या किए करेंगे, 4 से गुना करेंगे, तब दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आइए दोनों को हम ज्ञात करेंगे वर्तमान आयु, तो ये हम लोग को हल करेंगे, तो हो जाएगा 40 x ऋण, है ना, 200, ठीक है ना, ऋण x स्क्वायर 5x, ठीक है, गुणा किए तो बराबर, इधर से गुणा किए 4x ऋण 5 चौक 20, ठीक है, गुणा किए 40 से x के साथ गुणा किए 40x, है ना, ऋण है तो ऋण 5 और 40 को गुणा किए तो 200, है ना, फिर ऋण x और x का गुणा किए तो x स्क्वायर आया, और ऋण है तो ऋण, और ऋण ऋण क्या हो गया धन, और x और 5 गुना किए 5x, वैसे यहाँ पर 4x का गुना किए 4x, ऋण है तो ऋण, 5 चौक 20, ठीक है। आगे हल करते हैं, अब जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, है ना, जैसे चर राशि या चर राशि को देखिए क्या बस क्या हो रहा है, तो क्रम से पहले लिखते हैं तब समझ आएगा, एक्स स्क्वायर धन 40x धन 5x, और जो ये 4x से उधर की इस पर पक्षांतर कर दीजिए, तो ऋण 4x, है ना, उसके बाद क्या दिख रहा है अपने को, 40x हो गया धन 5x हो गया, ये 4x को पक्षांतर किया हूँ, ऋण 4x आया,
ठीक है। ऋण एक्स स्क्वायर यहाँ पर अब बचा है अपना ऋण 200, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऋण 200 बचा है और ऋण 20 है, उसको पक्षांतर करेंगे तो वह धन 20 हो जाएगा बराबर 0। अब इतना को हल करिए, पक्षांतर बस किया हूँ, ठीक है। देखिए ये अपनी जगह 4x को पक्षांतर किया हूँ तो ऋण 4x हुआ और ऋण 20 को पक्षांतर किया हूँ धन 20 हुआ, बाकी सेम टू सेम रहेगा, क्रम से लिखेंगे। 40x वहीं पास है, 5x वहीं पास है ना, ऋण 200 वहीं पास है, ऋण एक्स स्क्वायर वहीं पास है। अब जो कट रहा है उसको कटाइए। ऋण एक्स स्क्वायर 40x में 5x को जोड़िए 45x होगा और 45x में 4x को घटाइए तो हमें एक 40x प्राप्त होगा, ठीक है। समझ आया ना, 40x में 5x जोड़े 45x हुआ, 45 में 4x को घटाइए एक 40x हो गया। और यहाँ पर ऋण 200 है और धन 20 है, ऋण 200 और धन 20, तो 200 में 20 जुड़ेगा घटेगा, धन ऋण क्या होता है ऋण, तो 200 में 20 को घटाइए तो क्या हो जाएगा 180, बड़ी संख्या के सामने ऋण है तो ऋण बराबर 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो अब ऋण यहाँ पर बाहर में है, उसको ऋण के साथ अंदर में गुना कर दीजिए, तो ऋण के साथ अंदर में गुना करेंगे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, आप लोग को पता ही होगा चिन्ह में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है ये, ठीक है। ऋण सामने में है तो उसको पूरा अंदर में गुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ऋण एक्स स्क्वायर है वो धन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, धन है वो ऋण एक्स 40 हो जाएगा और ऋण हो जाएगा धन 180 हो जाएगा, ये ऋण धन हो जाएगा 180 हो जाएगा बराबर 0। तो हमने को समीकरण प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर ऋण 140 एक्स धन 180 बराबर 0, ठीक है। अब तो इसमें गुणनखंड करते हैं, है ना, कई लोग लघुत्तम निकालते हैं, कई लोग सूत्र विधि भी बना सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आइए तो आगे हल करते हैं। एक्स स्क्वायर ऋण 140 एक्स धन 180 बराबर 0, ऐसे अपने समीकरण प्राप्त हुआ है। तो इसको हम लोग नए प्रयोग से बनाते हैं, इस सवाल को किससे, सूत्र विधि से बनाते हैं। तो सूत्र विधि का एक सूत्र होता है, आप लोग को पता ही होगा, सूत्र विधि का एक सूत्र होता है, आईएमपी है, बहुत ही आईएमपी, ठीक है। सूत्र विधि का एक सूत्र होता है एक्स बराबर ऋण बी धन माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a, ये सूत्र विधि का एक सूत्र है, इससे हम लोग उस सवाल को हल करेंगे। तो जहाँ यहाँ पर एक तुलना कीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा जी, ए एक्स स्क्वायर है मतलब यहाँ पास क्या है 1 है, तो a बराबर 1, b बराबर क्या दिख रहा है ऋण 140, ठीक है, और c बराबर दिख रहा है अपने को 180, ठीक है। समझ आया ना, a बराबर यहाँ पास एक्स स्क्वायर है 1 दिख रहा है 1, b बराबर ऋण 140 दिख रहा है यहाँ से देखिए, और c बराबर अपने को 180 दिख रहा है, धन 180 है तो धन 180, ठीक है। एक a बराबर 1, b बराबर ऋण 140 और c बराबर 180 दिख रहा है। और यहाँ पर सूत्र विधि का हम सूत्र लिख लिए हैं, x बराबर ऋण b धन माइनस बी स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a, और इसी में मान रखिए, फिर हमारा सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो x बराबर ऋण b का मान कितना है जी, ऋण 140, है ना, ये 20 b होता है ना, उसके बाद ऋण 140 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब ऋण 140 का वर्ग, ऋण 4 गुना a का मान 1 और c का मान 180 बटा 2 गुणा a का मान 1, ठीक है। मान बस रखा हूँ, कहाँ से आया ये हमको समझना नहीं है। ये जो ऋण b आया है ना, तो ऋण b क्या है, ऋण है तो ऋण b का मान कितना, ऋण 140, ध ऋण है ध ऋण, वर्गमूल बी स्क्वायर ऋण 4ac, तो वर्गमूल बी स्क्वायर मतलब ऋण 140 का वर्ग, ऋण है तो ऋण 4ac, 4 गुणा a का मान 1 और c का मान 180 बटा 2a मतलब 2 गुणा a का मान 1। इस प्रकार अपना मान बस रखें। अब आगे बढ़ते हैं, ऋण ऋण धन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 140 प्लस माइनस, ठीक है, ऋण ऋण धन हो जाएगा 140 है 140, इधर देखिए ऋण 140 का वर्ग, है ना, 40 का वर्ग अपने को क्या मिलेगा 1681, ऋण ऋण धन हो जाएगा 41 गुना 41 करेंगे तो 1681 प्राप्त होगा। ऋण 4 एकम 4 और 180 को 4 के साथ गुना करिए तो हमें प्राप्त हो जाएगा 180 को 4 से गुना करेंगे तो 720 प्राप्त हो जाएगा बटा 2,
ठीक है, समझ आया ना। बस कुछ नहीं करना है, सवाल को हल करना है। ऋण धन हो गया, यहाँ पर ऋण 41 को 2 बार गुना करेंगे तो 1681 आएगा, ऋण धन हो जाएगा। ऋण है तो ऋण 4 एकम 4 और 4 आया तो 180 को 4 से गुना किए 720 मान प्राप्त हुआ बटा 2। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। 1 बराबर 41 प्लस माइनस 1681 में 720 को घटाइए तो हमें मान प्राप्त हो जाएगा 961 बटा 2। ठीक है, इसको घटाइए तो 961 आएगा। और फिर 1 बराबर 41 प्लस माइनस 961 का वर्गमूल क्या होता है जी? 31। आप लोग हल करके देखना, बटा 2a। ठीक है, 2a मतलब 2। 41 प्लस माइनस 31, 961 का वर्गमूल होता है 31। ठीक है, ये सब अपनी जगह में है। वर्गमूल 961 को हटाकर 31 क्यों? क्योंकि उसका मान 31 होता है। तो आइए धन चिन्ह लेने पर और ऋण चिन्ह लेने पर, तो ठीक है ना, इसी सवाल तो हम लोग बनाए हैं। तो धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है, धन चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर। धन चिन्ह क्या दिख रहा है अपने को? 1 बराबर धन 41 धन 31 बराबर 2। हल करिए, 41 और 31 को जोड़िए तो हमें 72 प्राप्त होगा बटा 2। ठीक है, तो हमें x बराबर क्या मान प्राप्त हो रहा है जी? है ना, 2 को इधर भाग दीजिए, 6 ये 36 प्राप्त हो रहा है x बराबर। और इधर ऋण लेने पर x बराबर ऋण 41 धन 31 बटा 2। x बराबर 41 में 31 को घटाइए तो ऋण 20 आएगा बटा 2। तो x बराबर 10 आएगा यहाँ पर। ठीक है, 41 में एक धन ऋण क्या होता है? ऋण होता है। धन ऋण क्या होता है? ऋण। तो 41 में 31 घटाओ तो कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, 10 आएगा। और वैसे सामने में ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। ठीक है, बटा 2, है ना। 2 को 10 से भाग दे दीजिए, 5 आएगा। ऋण है तो ऋण। तो अपने को x का मान 36 और एक ठोक मान प्राप्त हुआ है x बराबर ऋण 5। कितना प्राप्त हुआ है? ऋण 5। तो आइए देखते हैं, यदि हम यहाँ पर धन चिन्ह और ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो ये जो धन है यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि धन ऋण यहाँ पर लिए थे हम लोग, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, है ना, ऋण यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो 41 में 31 घटाओ तो 10 आएगा और 2 में 10 को भाग दीजिए तो धन 5 हमारा आंसर होगा। क्यों? यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई मेरे से, है ना, यहाँ पर ध्यान देना, है ना। यहाँ पर क्या किया था, यहाँ देखो 41 है, 41 के बाद ही धन ऋण है तो 31 के बाद ही धन ऋण लगेगा। तो 31 के बाद धन लगा है इसलिए जोड़े तो 72 में 2 के 36 आए सही। लेकिन यहाँ पर धन नहीं लगेगा क्योंकि, है ना, यहाँ पर 41 के सामने में धन ऋण है क्या? नहीं है। 31 के सामने में धन ऋण है यहाँ पास, तो यहाँ धन लिखे धन चिन्ह लेने पर, यहाँ ऋण चिन्ह लेने पर 31 के सामने में ऋण लिखा तो 41 में 31 घटाया 10 आया, 10 में 2 से भाग दिया तो 5 मान प्राप्त हुआ। इसलिए हमारा x बराबर 36, ठीक है, और x बराबर धन 5, ये दो आंसर हमें क्या हुआ? प्राप्त हुआ। तो आइए निकालते हैं अतः करके, माना लिए थे ना, अतः अब अपने को प्राप्त हो गया मान x बराबर 36, x बराबर 5। तो अतः उस व्यक्ति की वर्तमान आयु x बराबर क्या हो जाएगी जी? 36 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 36 वर्ष, है ना। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 वर्ष थी तो उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 बराबर 36 वर्ष तथा, ठीक है ना, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु 100 बराबर 36 वर्ष हो जाएगी तथा उसके, है ना, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी जी? तथा उसके
पुत्र की वर्तमान आयु तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु, है ना। क्या लिए थे? समीकरण 1 देखिए, y बराबर 40 ऋण x, y बराबर 40 ऋण x, ऐसे कुछ है ना। y बराबर 40 ऋण x, समीकरण 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा जी? 40 में 36 को घटा दीजिए, x बराबर 36, तो y बराबर क्या हो जाएगा जी? 4 प्राप्त होगा। जो ये सही है क्या? ये गलत है, असंभव है। इस प्रकार अपना जो व्यक्ति की वर्तमान आयु x बराबर 36 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 4 वर्ष, ऐसे अपने को मान प्राप्त हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा से समझ कर यह वीडियो और सवाल को बनाइएगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष की पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। तो नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, है ना। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात करना है जिसमें उसके पूर्व की आयु 5 वर्ष और उसके भी और पूर्व की आयु था 8 वर्ष, जिसका गुणनफल 40। तो अपने को देख लीजिए सवाल, गुणनफल मतलब गुणा, ठीक है। और कैसे हल हुआ है, यह जो प्रश्न है आप लोग के लिए होमवर्क है। आप लोग इसको समझकर बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा तो आप लोग लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।